तो पहली चैलेंज तो ये है, उसके बारे में आप बताएंगे, उसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे निकालते हैं? सर ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है ऑलमोस्ट सभी के लिए, क्योंकि ये टीम वर्क ऐसा होता है, ये जो आप स्टाफ हैं, इसीलिए हमेशा सैलरी 10 तारीख के बाद की जाती है। मतलब हम 15 दिन ऑलमोस्ट कवर करते हैं ताकि राइट। कोरोना के टाइम क्या परिस्थिति हुई थी और कोरोना के बाद आपने किस तरह से वो रेजिस्टेंस को हटा के आगे बढ़ने का प्रयास किया? कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ था कि हमारा रिसेंट ओपनिंग हुआ था कि हम ट्रैक पर आ ही रहे थे, हर चीज़ को अपना रहे थे, बट ऑफ कोर्स वी आर पार्टनर्स टुगेदर, बट हर स्ट्रेटेजी को अपना रहे थे। उस बीच ऐसा हुआ कि कोरोना आ गया। अब थोड़ा सर्वाइवल मोड बहुत हेक्टिक था। तो अंकिता जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स में जैसे कैसे जुड़ना हुआ? सर मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 2020 में जुड़ी थी। तो तब मैं सिर्फ चैम्बर की मेंबर बनी थी, तब मैं WC की मेंबर नहीं थी। फिर उसमें 1 साल बिताने के बाद में आई बिकम मेंबर ऑफ वन कमेटी व्हिच इज SBC एंड देन आई एंटर्ड इनटू W। नमस्कार दर्शक दोस्तों, मैं हूं निखिल मद्रासी और निखिल मद्रासी शो में आप सबका हार्दिक स्वागत है और स्वागत है अंकिता बालन जी का। दोस्तों, अंकिता बालन एक एंटरप्रेन्योर, दोस्तों अंकिता बालन एक सफल ऐसी महिला शासिक जिन्होंने जिंदगी में संघर्ष करके बहुत कुछ पाया है। अंकिता बालन एक ऐसी महिला जिन्होंने द सदर गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की विमेन एंटरप्रेन्योर विंग को बहुत अच्छी तरह से चलाया, एडमिनिस्टर किया और विकास भी किया। तो ये पूरी संघर्ष की कहानी है अंकिता बालन की। अंकिता जी, आपका हार्दिक स्वागत है निखिल मद्रासी शो में। थैंक तो यू। सबसे पहले तो दर्शक दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सूरत के वेशू एरिया में SNS अरिस्टा बिल्डिंग में जो 10th फ्लोर है, उसको हम वैसे टेरेस गार्डन बोल सकते हैं। वो टेरेस में उन्होंने एक अपनी काफे खोला है और बहुत अच्छी तरह से वो काफे को रन कर रही हैं और यही उनकी सफलता का परिमाण है। लेकिन इन पूरी सफलता के पीछे एक बड़ी संघर्षपूर्ण कहानी है। वो आज हम अंकिता जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो अंकिता जी, अभी जो पहले तो हम बताएंगे SNS अरिस्टा में जो मिस्टर काफे हैं उनके बारे में बताइए, उनमें आप क्या फैसिलिटी देती हैं और क्या विशिष्टता है? व्हाई वन शुड कम टू योर काफे? ओके सर, नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए। और रही टेरेस की बात, तो सूरत में टेरेस रेस्टोरेंट कम है जो मतलब हाई राइज पे होते हैं। तो मिस्टर कैफे दी स्काई लॉन्ज, हमने इसका नाम रखा है मिस्टर कैफे दी स्काई लॉन्ज, इसके लिए ये 8000 स्क्वायर फीट में फैली हुई रेस्टोरेंट टेरेस है जी। इंडोर और आउटडोर दोनों ही हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अभी मैं जैसे देख रही हूँ लोगों को खुले में नेचर में बैठना ज्यादा पसंद है। ना कोई केओस, ना ट्रैफिक, ना कुछ ज्यादा वो। तो हमारे PDR रूम्स है, मतलब प्राइवेट डाइनिंग रूम। जी। तो आप टेरेस के चारों कोनों में देख सकते हैं, चारों कोने ओपन है। सेंटर में इंडोर है विद AC एरिया एज वेल फॉर द मीटिंग्स एंड पार्टीज। पर इतना नेचर से भरा हुआ है और ऊपर से खुले आसमान के नीचे, और जो हम बोलते हैं ना नेचुरल हवा, उसका ही कुछ अलग ही मजा है वहां पे डाइनिंग करने का, वहां पे खाना खाने का। और आके हम लोगों को क्या एक्सपीरियंस दे रहे हैं। बहुत सालों से मिस्टर कैफे हैं, 2017 से हैं। तो मिस्टर कैफे को आज सूरत के लोगों ने ट्रस्ट किया, ये हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आपका रिपीटेड कस्टमर बार बार आपके यहाँ आता है और उन्होंने 2018 में, 19 में, 20 में क्या चीज खाई थी, उन्हें क्या पसंद है, वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पे मैं ऐसा मानती हूँ आपकी जीत है। आपका 5, 6, 7 साल पुराना गेस्ट भी आपके पास आ रहा है और चीजें बता रहा है। लोगों ने जितना डाइनिंग में हमें रिस्पॉन्स दिया, लोगों ने जितना बैंक्वेट में हमें रिस्पॉन्स दिया, जितना हमारा पहले सोमेश्वर पे कैफे था रिस्पॉन्स दिया, उससे भी कहीं ज्यादा प्यार हमें इस टेरेस रेस्टोरेंट कैफे में मिल रहा है। राइट। कोरोना के टाइम क्या परिस्थिति हुई थी और कोरोना के बाद आपने किस तरह से वो रेजिस्टेंस को हटा के आगे बढ़ने का प्रयास किया? कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ था कि हमारा रिसेंट ओपनिंग हुआ था कि हम ट्रैक पर आ ही रहे थे, हर चीज को अपना रहे थे, बट ऑफ कोर्स वी आर पार्टनर्स टुगेदर, बट हर स्ट्रेटेजी को अपना रहे थे। उस बीच ऐसा हुआ कि कोरोना आ गया। अब थोड़ा सर्वाइवल मोड बहुत हेक्टिक था, क्योंकि हम सब जानते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपका स्टाफ लोकल नहीं होता है सर। वो सब परप्रांतीय लोग होते हैं। कोई उत्तराखंड से आता है, नेपाल से आते हैं, कोलकाता से आते हैं, मुंबई से आते हैं, अलग अलग सिटी स्टेट का स्टाफ है। अब इनको संभाल के भी रखना है, इनको सैलरी भी देनी है, तो बर्डन तो बढ़ रहा था। बट समहाउ टीम वर्क से हमने सरवाइव किया। हमने काफी सारी सेवाएं भी खड़ी की कोरोना के दौरान। हमने सब्जियां भी घर पे डिलीवर करवाई है, फ्रेश फूड भी घर पे डिलीवर करवाया है। डाइनिंग जब बंद था तब ऐसा हुआ कि हमने जो वेजिटेबल्स और ग्रोसरी घर पे पहुंचाई थी,
वहां से हम लोगों ने हमें ट्रस्ट करना ज्यादा शुरू किया और लोग ज्यादा जानने लग गए, क्योंकि हम वो चीजें पहुंचा रहे थे जो मिलना डिफिकल्ट थी। बट वो ठीक है, हमारा एक सोशल काम हमने किया था। बट उसके बाद हम सरवाइव करते गए, फिर टीम से सपोर्ट लिया, और जब डिलीवरी शुरू हुई सर, तो हमें बहुत ह्यूज रिस्पॉन्स मिला फूड डिलीवरी का। और फूड डिलीवरी हमने टाइम से, हाइजीन और बहुत अच्छी क्वालिटी में भेजा, तो वहां पे एक और विनिंग हुई। फिर शुरू होता है लॉकडाउन में, हाफ डे या कुछ आवर्स के लिए कैफेज और ओपन करते थे, 8 बजे लॉकडाउन लग जाता था। तब जो लोग डिलीवरी करवाते थे उनका हमारे यहाँ फुटफॉल शुरू हुआ, देन पीपल स्टार्ट कमिंग। तो ऐसा हो रहा था सर, तो जिनके जिनके पास हमने फूड डिलीवरी मतलब रिस्पॉन्स वो भी आने लगे, मतलब फुटफॉल बढ़ गया, लोग और ज्यादा जानने आ लगे, लोगों को खाना और अच्छा लगने लग गया, पीपल स्टार्ट कमिंग टू अस। तो ये रिस्पॉन्स बहुत थोड़ा ज्यादा अच्छा रहा, और वहां से हमें लगा कि हमें कुछ और भी आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो यही लोगों का ही रिस्पॉन्स ज्यादा रहा, जिसकी वजह से हमें और मोटिवेट मिला कि दैट वी विल बी कंटिन्यू रादर देन टू गिव अप। राइट। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा चैलेंजेस होती है, और जो पहली चैलेंजेस आपने बताई वो है परप्रांतीय लोग। Yes. वो कभी भी चले जा सकते हैं, कभी भी मैनेजमेंट बदल सकती है, तुरंत रिप्लेसमेंट चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत डिफिकल्ट है। तो पहली चैलेंज तो ये है, उसके बारे में आप बताएंगे, उसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे निकालते हैं? सर ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है ऑलमोस्ट सभी के लिए, क्योंकि ये टीम वर्क ऐसा होता है, ये जो आप स्टाफ हैं, इसीलिए हमेशा सैलरी 10 तारीख के बाद की जाती है। मतलब हम 15 दिन ऑलमोस्ट कवर करते हैं, ताकि अगर 15 दिन का होल्ड रह जाए तो वो जो भी मैन पावर है वो होल्ड करेगा, क्योंकि इसके 15 दिन की सैलरी ऑलरेडी लगी हुई है। क्योंकि क्या होता है, जब इनको सैलरी मिल जाती है, या तो ये कुछ कुछ बुरा लगा होता है, कुछ काम के लिए कुछ क्लेश होता है, अंदर अंदर टीम में छोटे मोटे ग्रुपिज्म बन ही जाते हैं, वो हर एक सर्विस इंडस्ट्री का ये इश्यू रहता है। बट इनको अगर किसी ने 1000-2000 भी ऑफर कर दिए हैं, या इनको कुछ चीज से प्रॉब्लम हो गई है, तो ये आपको बिना बताए चले जाएंगे। अब उनका रीजन आप प्रॉपर जान भी नहीं सकते कि इनको क्या चाहिए था, बिल्कुल ही वो चले जाएंगे। अब जब चले जाते हैं और आपके पीक आवर्स चल रहे, सैटरडे संडे, दिवाली है, नवरात्रि है, तो ये बहुत चैलेंजिंग रहता है। उस टाइम कुछ एजेंसियां ऐसी भी हैं जो पर डे मैन पावर सप्लाई करती हैं, तो उनको हम पर डे का पैसा देकर भी बुलाते हैं, बिकॉज यू आर हेल्पलेस। आपको किसी भी तरीके से वो मैन पावर चाहिए होगा, आपको कैसे भी मैनेज करना होगा। शायद किचन में कुछ लोग चले गए होते तो आपको उस फूड आइटम को ब्लॉक करना पड़ेगा कि नॉट अवेलेबल। अगर सर्विस में कुछ चले गए हैं तो आप बाहर से हायर कर सकते हो, क्योंकि किचन के खाने का शेफ आप वन डे के लिए हायर नहीं कर सकते। बट सर्विस के जो है उसमें कुछ एजेंसियां आज भी काम करती हैं, जो आपको 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मैन पावर सप्लाई करती है, जब तक आपकी प्लेसमेंट रिप्लेस होकर कोई दूसरा आ नहीं जाता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है इस इंडस्ट्री तो जब ये लोग छोड़ जाते हैं तो साथ में ही छोड़ जाते हैं? मतलब ये इनके क्या होता है, अगर ग्रुप में बने हुए हैं तो दो साथ में निकल जाएंगे, कभी कोई एक बिना बताए निकल जाएगा। अगर इनका ग्रुप बड़ा है तो ये 4 एक साथ निकल जाएंगे। मतलब आप नो गारंटी इस चीज तो इनका जो रहने का व्यवस्था आप लोग करते हैं? पूरा सर, इनका रहना, खाना पीना, अकोमोडेशन, फूड, सब कुछ हम देखते हैं, 2 टाइम का खाना, सब कुछ। तो ये जब छोड़ जाते हैं तो वो सब जो घर बरत है वो भी छोड़ के चले जाते हैं पूरा, और अपने को पता ही नहीं चलता। हर एक बिल्डिंग किचन स्टाफ का अलग रूम होता है, फिर जो फ्लोर पर काम कर रहे हैं उनका घर अलग होता है, कुछ हेड इंचार्ज होते हैं उनका अलग होता है। तो ये लोग एक ही घर में रहते होते, उस तरीके से बिल्डिंग अलग अलग होते हैं सबके। और ये जब अपना सामान बांध के निकल जाएंगे, क्योंकि वहां पे रोकने वाला तो कोई है नहीं। अब ये ड्यूटी खत्म कर रहे हैं, 12 बजे ड्यूटी खत्म कर रहे हैं, खाना वाना खा के 12:30-1 बजे जा रहे हैं। अब ये 2 बजे में निकल जाएंगे, सुबह 6 बजे में निकल जाएंगे। और जो आपका स्टाफ वहां रह रहा है वो उनको रोक नहीं पाएगा। फिर आपको सुबह पता चलता है कि अरे मैम ये तो चला गया है, अरे मैम अब ये आदमी नहीं है हमारे पास। तो फिर वो हमारी एक नई दौड़ शुरू होती है। तो इस इंडस्ट्री में सर ये रोज की दौड़ है। चलिए, ये बहुत एक चैलेंजिंग बात की आपने। दूसरी कौन सी चैलेंजेस इस इंडस्ट्री की है? सर थोड़ा ये मैन पावर का तो है ही। एक तो हमारे यहाँ हम देख सकते हैं, वी आर लिविंग इन गुजरात, तो गुजरात में ऐसा है कि एक तो लिकर नहीं है, ऊपर से आप टैक्स क्रेडिट की अगर बात करते हैं तो वो सर्विस इंडस्ट्री में रिटर्न नहीं मिलता है। तो चैलेंजिंग ना बोल करके ऐसा है कि सर्विस इंडस्ट्री को टैक्स पे रिटर्न नहीं मिल रहा है, एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और ऊपर से सर्विस टैक्स भी नहीं है, जो बाकी सारे स्टेट में तो ऑलरेडी है 10% जितना, पर यहाँ पर नहीं है। तो क्योंकि वो था तो ऐसा बोल सकते हैं कि सैलरी का थोड़ा रेशियो कम रहता। बट अभी अगर हम देख रहे हैं, सूरत इतना फास्ट ग्रो कर रहा है कैफे रेस्टोरेंट में। अब हर दिन देखो तो नए ओपनिंग्स हैं। अब इसमें क्या, होटल रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं और मैन पावर उतना ही कम है। तो क्या होता है, यहाँ से शफल होके यहाँ से शफल होके वहां, इनको कोई भी नया ऑफर आता है तो
आपके अपने लोग हैं बहुत पुराने, वो कभी नहीं जाते। आज भी हमारे पास कुछ स्टाफ ऐसा है सर जो 8 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, वो आज भी हमारे साथ है। पर ये सर्विस इंडस्ट्री में थोड़ा मैन पावर का और ये जैसे रेंटल हो गया, वेरा हो गया, रेंट भी हम देख सकते हैं, हर प्रॉपर्टी का रेंट भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो छोटी छोटी है ये चीजें जो एवरीडे के चैलेंजिंग में आपको उसको कोप अप करके चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप सस्टेन कर पाते हैं, ये Yes. बड़ी आनंद की बात है। क्योंकि सर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पता है आपको एवरीडे का टारगेट कैसे अचीव करना है, आपको किस ग्रुप और ऑडियंस को लेकर के चलना है कि आप अपना टारगेट अचीव करोगे। चलिए, दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। Yes. क्योंकि मेरे से चाहे कोई भी रेस्टोरेंट में कोई भी कस्टमर पूरा संतुष्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं टेस्ट में, कहीं ना कहीं सर्विस में गड़बड़ वाली बात आई जाती है, या तो वो लोग क्या है प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। हमारे जैसे कस्टमर होते हैं तो कुछ चला लेते हैं कि चलो भाई अभी आ गया है तो ठीक है जाने दो, बाकी लोग नहीं चलाते हैं। तो ये कस्टमर बिहेवियर के बारे में कुछ बताओ, और किसके साथ साथ आप वो इस टाइप के कस्टमर को आप किस तरह से हैंडल करते हैं। सर देखो, सभी लोग एक तरीके के नहीं होते हैं। हम नेटवर्किंग में हम देखते हैं हर एक जने का माइंडसेट अपने तरीके से अलग ही दौड़ता है। बहुत लोग हैप्पी मूड करने के लिए आते हैं, बहुत लोग हैप्पी मूड से ही आते हैं, कई लोग वो मोमेंट क्रिएट करने आते हैं। यू नेवर नो आपका कस्टमर किस जोनर से आ रहा है। तो हमारा बेस्ट पार्ट ये रहता है कि हम ये ट्राई करते हैं कि जो भी लोग आए हैं हम इनका मोमेंट, इनका एक्सपीरियंस बेस्ट बनाएं। सर्विस से, खाने से इनसे कम्युनिकेट करें, इनको क्या चाहिए क्या नहीं। बट सबको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, ये बात अपने आप में भी बहुत सच है। कुछ लोग आते हैं, सर्विस या खाने में कुछ भी इश्यू होता है तो हम बात से सॉल्व कर सकते हैं। बट सम टाइम ये भी होता है कि कुछ लोग बात से भी सॉल्व नहीं होते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं, या तो जो भी प्लेट आपका खराब हो गया उसको हम फ्री कर देते हैं ताकि इश्यू बड़ा ना हो, कस्टमर रिपीटेड मूड में चले और हम उसे हैप्पी मूड में ही भेजे। हम नहीं चाहते कि कोई भी कस्टमर नाराज होकर यहाँ से जाए। तो हमारी काफी कोशिशें रहती है। बट मेरे एक्सपीरियंस में बहुत बार ऐसा भी हुआ है, आई ट्राई माई सेल्फ बेस्ट कि अगर मेरे मैनेजर से नहीं हो रहा है, मेरे स्टूवर्ड से, कैप्टन से नहीं हो रहा है, तो देन आई एंटर कि उसको सॉल्व करे अच्छी बातचीत से। क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करती हूँ सर कि अच्छा कम्युनिकेशन हर एक चीज को सॉल्व करता है। बातचीत एक ऐसी है, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे घर हो, चाहे फ्रेंड्स हो, कोई भी कम्युनिटी हो, बातचीत करनी चाहिए। क्या पता आपको वही फीडबैक आगे जाकर काम आए। हो सकता है मैं इनको सॉल्व नहीं कर पाई, पर इस बात से मैं दूसरा टेबल सॉल्व कर सकती हूँ और इस फीडबैक को अपनी टीम में फॉलो अप में ले सकती हूँ। कुछ चीजें सॉल्व हो जाती है और कुछ नहीं होती तो लोग निकल जाते हैं। बट हमारे लिए हर एक ऐसा फीडबैक एक एक्सपीरियंस के तौर पर रहता है। तो अंकिता जी, कस्टमर को मिलना, ओनर, आप तो ओनर है, क्या? कस्टमर को मिलना ये बहुत मतलब अनकॉमन है। कोई ओनर कस्टमर को डायरेक्ट नहीं मिलता है। मैंने देखा है कि आप तो खुद कस्टमर को मिलती भी है, यस सर। खाने के पहले नहीं तो खाने के बाद में मिलती है, और खाने के बाद में मिलना ही मतलब एक परिमाण होता है। अदरवाइज पहले मिलोगे तो क्या फर्क पड़ता है, तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि भाई पहले मिलने से क्या फायदा। बिल्कुल तो सर। आप रेगुलरली, पहली तो बात एक कि आप काफे में रोज जाते हैं, अगर जाते हैं तो कितने घंटे जाते हैं, कितने घंटे में आप लोग क्या क्या मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स लगाते हैं, और फिर कस्टमर को जब मिलते तो उनके साथ क्या क्या बातें करते हैं। सर मैं ऑलमोस्ट सबसे मिलती हूँ क्योंकि मैं हमारा वर्किंग आवर्स 1 to 12 है। हम 1 बजे से स्टार्ट करते हैं, तो मैं दोपहर मिलती को 1 बजे से रात को 12 बजे। रात को 12:30-1 हमारे कैफे को हो ही जाता है, मतलब टोटली 1 बजे हमारी क्लोजिंग होती है। पर मैं सबसे मिलती हूँ क्योंकि मिलना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एवरीडे मिलो, बट सम टाइम गो अहेड एंड मीट पीपल। लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि सारा ऑपरेशन शायद हो सकता है आपकी टीम आपको नहीं बताए, ठीक है, आप तक कुछ बातें नहीं पहुंचे। अगर आप फ्लोर पर रहेंगे तो काफी सारी छोटी बातें आप तक पहुंचेगी, फिर उसको ऑटो मोड पर ला दीजिए कि कल से ये अप्लाई करना है। बट लोगों से मिलना एक आपके बिजनेस के लिए भी बहुत सही है, आपके एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत सही है। और हर चीज एक जैसी एवरीडे लोग पसंद नहीं करते हैं, तो आप जितना भी लोगे तो क्या चेंजेस लाने हैं वो आपको पता चलता रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही एवरीडे जाकर मिलो, बट डू द नेटवर्किंग विथ योर पीपल। आप उस व्यक्ति को दोबारा आने का रीजन दे रहे हैं कि भाई आप 1 to 1 बकायदा खुद जाकर के मिल रहे हैं, आप उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड बट ऑफ कोर्स गेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही है, तो उनसे मिलना मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ और है, मुझे ऐसा लगता है मिलना ही चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। खाने के बारे में तो पता कर रहे हो, आप लोगों के माइंड को भी पढ़ रहे हो जी, क्या पसंद है, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रही है सर, हमें पता है खाना भी बहुत चेंज हो रहा है, लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे हैं। आपको पता चलेगा लोग क्या इवेंट्स करने वाले हैं,
लोगों की लाइफ में क्या इवेंट्स चल रहे हैं, और किस, क्या पता एक बार बात करने से उनकी अगले 2 महीने की बुकिंग में ऑलरेडी वही ले लेती हूँ, क्योंकि अभी तो डिनर पर है, हो सकता है अगला एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, वो किसी कॉर्पोरेट नेटवर्किंग से जुड़े हुए लोग हो, किसी कंपनी से जुड़े हुए लोग हो, और यही लोग आज एक छोटी टिकट साइज का बिल बना रहे हैं, यही लोग मुझे आने वाले दिनों में बड़ी साइज का टिकट बनाकर देते हैं। इसीलिए मेरी लाइफ में नेटवर्किंग ने बहुत बड़ा रोल किया है, तो मैं मानती हूँ मिलना चाहिए। तो टेस्टिंग कैसे करते हैं आप? खुद अपने आप पर पहले टेस्ट करते हैं? बिल्कुल सर। और जो फूड हैबिट्स है, या तो मैं जो कहूंगा कि मेनू बदलने की बात है, मेनू में कुछ ऐड करने की बात है, Yes, sir. वो इट्स अ टेम्पररी प्रोसेस और इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस? नो सर, हम 6 महीने में एक बार या साल भर में एक बार, या तो कोई चेंज हो गया है किचन में, आपका नया आदमी आया है, या तो कोई हेड शेफ चेंज हो गया है, आपके कोई चेंज हो, तो हम जब भी नया मेनू या नए शेफ को अपॉइंट करते हैं, तो इंटरव्यू के बाद बकायदा सर उनके टेस्टिंग चलते हैं कि उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनकी यूएसपी क्या है, वो कैसा खाना बना रहे हैं और किस टाइप का है। तो पहले तो आप उसे टेस्टिंग मिलोगे, प्रेजेंटेशन से लेकर, इंग्रेडिएंट से लेकर, कितना हाइजीन हेल्दी है, उसका ग्राम्स कितना है, किस तरीके से वो सर्व करने वाले, वो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं। ओनर्स भी होते हैं, कैप्टन भी टेस्ट करते हैं, सब, क्योंकि आपके कैप्टनों को भी पता होना चाहिए कि अगर सुशी है, राइस है, बिरयानी है, सब्जी है, तो क्या चीजें डली है, कैसे टेस्ट में आएगा, रेड ग्रेवी में आएगा, येलो में आएगा, आपने ग्रेवी कैसे बनाई है, कितने घंटे पकी हुई चीजें हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है सर। इसीलिए पहला एक्सपीरियंस हम खुद करते हैं और हम हमारा पूरा ट्राई करते हैं, ट्राई नहीं मतलब हम क्लीन एंड हाइजीन फूड देते हैं, तो उस तरीके से पहले टेस्टिंग प्रोसेस हमसे जाता है और उसको भी 2-4 दिन लगते हैं। उसमें से कुछ चीजें सिलेक्ट होती है जो मेनू में ऐड होती है, और जो चीजें नहीं चल रही है उसको मेनू से हम निकाल देते हैं। जी, हम अंकिता जी से बात करें। दर्शक दोस्तों, अंकिता बालन जो मिस्टर काफे करके एक टेरेस रेस्टोरेंट है, काफे है, वो बहुत ही सुंदर है और उनकी वो ओनर भी है और खुद चला रही है। बहुत संघर्ष के साथ वो काम कर रही है, जीवन में आगे बढ़ रही है। अभी जो यूएसए और ईरान की प्रॉब्लम हुई, गैस की बड़ी प्रॉब्लम हुई और गैस की वजह से आपको काफे चलाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आई। थोड़ा एक्सपीरियंस वो शेयर कीजिए, उसको किस तरह से आपने निपटाया? अरे सर, बहुत दिक्कतें आई, मतलब ऐसा लगा कि अभी आप रूटीन साइकिल चल रही है कि आपका स्टॉक इतने दिनों में इतना रिपीट होने ही वाला है, फिर पता चलता है कि अरे स्टॉक ही नहीं है, अगर है भी तो उसके लिए बहुत हाई चार्ज देना पड़ रहा है, एज वी नो। तो मैंने आप लोगों से भी कांटेक्ट किया था कि देखिए ऐसी दिक्कत आ रही है, तो हमारे नेटवर्किंग में कोई ऐसे व्यक्ति हो जो इसकी सप्लाई कर रहे हो, तो अपनी ही नेटवर्किंग से हमें एक व्यक्ति पता चले जो कर ही रहे हैं ऑलरेडी और जो हमें सप्लाई दे रहे हैं। तो सर हमें ऐसा करना पड़ा, इतना ज्यादा दिक्कत कि आप जो रूटीन में खाना बना रहे हो तो आप फटाक से गैस चला रहे हो, पर फिर हमने कुछ आइटमें तंदूर में ज्यादा रिप्लेस कर दी, जो हमारे इलेक्ट्रिक गैस है उस पर थोड़ी कर दी, और जो चीजें हैं जो गैस पर ही बनेगी तो वो नॉन नेगोशिएबल है, ठीक है। तो हमने थोड़ा शॉर्टलिस्ट किया अपना मेनू, हमने ज्यादातर स्टार्टर्स बढ़ा दिए तंदूर के, जो सिगड़ी के अंदर होते हैं, कोयला वोयला डाल करके जो होता है, एंड पीपल लाइक दैट, बट हमने उसके ऑप्शंस बढ़ा दिए। दूसरा, हमने सेफेंडिक्स यूज किए कि कुछ चीजें जो इसमें हो सकती है पहले ये कर दीजिए। अब स्टाफ का खाना सर, ये आप बाय डिफॉल्ट आपको बनाना पड़ेगा, आपके यहाँ गेस्ट आए नहीं आए, और आपका जो 40 लोगों का स्टाफ है, ये लंच भी करने वाला है, ये डिनर भी करने वाला है, इनको चाय भी चाहिए होगी, तो अब इनके लिए तो ये करना ही है, तो हमें ये इसके लिए तो गेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो हम जो क्वांटिटी थी उस पे 50 पे आने की ट्राई की। हमने कुछ आइटमों को नॉन अवेलेबल दिखाया, क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा था कुछ चीजों के लिए कुछ प्रेप हमें पहले से ही रखना पड़ता है सर, वो बिके नहीं बिके वैसा भी होता है, तो कुछ चीजें हमने शॉर्टलिस्ट करके मेनू को शॉर्टलिस्ट कर दिया कि भाई इतनी आइटम चलाएंगे, पर दिक्कत काफी लंबी चली, कॉन्टेक्ट चलाना, नेटवर्किंग करना, लोगों को कहाँ है, और सर हमने बहुत हाई प्राइस पे किया, मतलब सॉलिड। एक तो गेस्ट आप हमने उस दौरान देखा भी था कि फुटफॉल भी काफी कम था, ऊपर से इसकी दिक्कत और ऊपर से स्टाफ को मेंटेन करने का, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम। राइट अंकिता जी, बहुत खूबी से आपने आपकी काफे के बारे में बताया, लेकिन काफे के साथ साथ एक आप सिर्फ सफल एंटरप्रेन्योर नहीं है, एक इन्फ्लुएंसर भी है। Oh, yes. अब इन्फ्लुएंसर की कहानी, काफे की ओनरशिप में कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से उसका संयोजन हुआ। तो इन्फ्लुएंसर आप कब बन गई, कैसे बन गई? ऐसे ही बन गई कि कुछ दिमाग लगा के आपने इन्फ्लुएंसर बनना पसंद किया?
सर एक बात बताऊं, मैंने इन्फ्लुएंसर बनने के लिए कोई दिमाग ही नहीं लगाया और ये बाय डिफॉल्ट हो गया। मैं फिटनेस जर्नी में थी 2016 से। 2016 से मैं जिम मैंने स्टार्ट कर दिया था। आई वाज वेरी ओवरवेट ड्यू टू सम इंजरी। तो मेरा वेट बहुत बढ़ गया, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, जिम करते हैं, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखते हैं। अब वहां से करते करते जो अपना केजी फिटनेस जिम है अपना पिपलोद पे, तो वहां पे मैं 2 साल से तो ऑलरेडी थी, पर वहां पे गेम होता था केजी फिटनेस मतलब करके एक गेम, बहुत बड़ा गेम किया गया था इन्होंने, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। अब पार्टिसिपेट करने के बाद ऐसा हुआ कि वो मैंने विनिंग कर लिया। 2018 में आई वाज विनर, 2019 में आई वाज फर्स्ट रनर अप। तो वो ट्रॉफी मेरे लिए मतलब बहुत बाय डिफॉल्ट आ गई कि मैंने वो ट्रॉफी जीत ली। बहुत चैलेंजिंग भी था वो गेम, जो भी था बहुत बड़ा था, बट वो जीतने के बाद ऐसा हुआ, आपके वीडियोस बन रहे हैं, आपकी एडवर्टीजमेंट बड़े से स्क्रीन पर बाहर चल रही है। मुझे याद है मेरा सबसे पहले एड रन हुआ था केजी फिटनेस की, जो बाहर की अपनी बड़ी सी एलईडी स्क्रीन है वहां पे गुड़दो रोड पे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी माई सेल्फ, बट मैं बहुत नर्वस थी। एसिक्स जो शोरूम है अपने गुड़दो रोड पे, मैंने उसका भी ऐड किया था, बट मैं बहुत नर्वस थी। बट ये प्रोसेस था कि जो विनर हो रहा है उसको ये चीज करनी है, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। 2018 की बात कर रही हूँ, तो भी मैंने वो किया और वहां से जर्नी हुई शूट करने की जर्नी। 19 तक मुझे ऐसा लगा मैं बहुत नर्वस हूँ, पर फिर भी उस नर्वस के साथ सर मैंने ये काम किया। डर लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है, फिर भी मैंने कांस्टेंट रही, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से एक हैप्पी अंकिता थी कि अच्छा लग रहा है। फिर ऐसा हुआ सर कि आई कॉन्स्टेंटली स्टार्ट गेटिंग ऑफर्स। मैंने शाह ज्वेलर्स में शाह विरचंद का भी काम किया था, ऋतु कुमार का भी काम किया था, तो मतलब काफी बड़ी ब्रांड्स के साथ काम मेरा शुरू हुआ। तो बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस रहा। मैंने खुद को जब स्क्रीन पर देखा तो सर वो कॉन्फिडेंस बहुत अलग था। कॉन्फिडेंस से ज्यादा वो खुशी बहुत अलग थी कि मैंने खुद को पाया। व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ, मतलब वो दिन ऐसा था, वो साल ऐसा रहा कि मुझे ये लगा कि दिस इज मी एंड मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। और वहां से कुछ और आगे करने की उत्साहना मेरी और बढ़ गई कि अब मैं करूंगी। बस उसके बाद सर मैं नहीं रुकी, उसके बाद काम मिलता गया। मैं काफी बार लॉकडाउन में लाइव भी बहुत लोगों के साथ लाइव इंटरव्यूज किए, लाइव सेशन किए, लॉकडाउन के काफी सोशल काम भी किए, बहुत लोगों के अप्रोच भी आते गए और हर अपॉर्चुनिटी को सर मैंने वेलकम किया। मैंने ऐसा नहीं सोचा कर पाऊंगी या नहीं, मैंने हाँ बोल के ले लिया है। एंड देन उस पर मैंने थोड़ा काम करके कि चलो भाई कर लूंगी। एंड दैट इज द ओनली थिंग विच रियली मेक मी एन इन्फ्लुएंसर कि ओके अंकिता वाला आप एक इन्फ्लुएंसर है, आप एक कंटेंट क्रिएटर है। बट सर जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी मेरी फिटनेस को लेकर। मैंने ही अचीव कर लिया था और उसके बाद सारी शुरुआत हुई। बट एक बात सच है, कुछ करने के लिए कुछ अचीव तो करना ही पड़ता है। तो इट वॉज अ जर्नी जहाँ पे ये 2 बड़ी ट्रॉफी ने बहुत बड़ा काम किया मेरे लिए। तो ये जो फिटनेस वाली बात है वो अभी भी चालू है? सर बिल्कुल, मैं जाती हूँ, मैं रेगुलर जिम जाती हूँ। रोज रेगुलर जिम जाते हैं? इतना टाइम मिल जाता है? सर मॉर्निंग टाइम कंप्लीट जिम के लिए। तो शेड्यूल क्या रहता है पूरे दिन का? एक सर मेरा स्केड्यूल सुबह, इसीलिए मैं कोई दूसरा काम नहीं ले रही क्योंकि बीच में कैफे की ओपनिंग की वजह से 1.5-2 साल बंद भी रहा। क्योंकि अब कैफे ओपनिंग भी करना है, आप बहुत सारी चीजें टेस्टिंग भी कर रहे हो, अब वो भी आपके हेल्थ के लिए एक है कि आपको कांस्टेंट खाना पड़ रहा है। तो उसमें भी ऐसा हुआ कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज आए, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपको पता है आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है, आप अपनी हेल्थ को लेकर बैठ नहीं सकते। अगर कुछ हुआ है तो उसका सोल्यूशन करो, दवाई करो, या तो हेल्थ पे पूरा फोकस कर दो। ओपनिंग हो गया, कैफे रन अच्छे से हो गया, देन अगेन बैक टू द जिम। तो सुबह सर मेरा 10 बजे का टाइम जिम का रहता है, जिसको मैं 11:30 तक अपना मेरा जिम आवर्स रहता है। देन आई बैक टू होम। उसके बाद एज एवरीबडी नोज मैं ठाकुर जी की पूजा करती हूँ। मेरी मम्मी बहुत अच्छे से पूजा करते 17 साल से। तो फिर मेरा पूजा का टाइम होता है, वो करके लंच फैमिली के, मतलब खास करके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। सालों से नहीं, पहले से सबसे बड़ा डिटॉक्स मेरी लाइफ का यही है। और फिर उसके बाद लंच करने के बाद और अपनी बॉडी और माइंड को रेस्ट देने के बाद आई बैक टू द वर्क। फिर सर मेरा बड़ा कांस्टेंट है, तो 4 बजे से चालू किया है, फिर 10 भी बज रहे हैं आपको, 11 भी बज रहे हैं, दैट इज एंडलेस। अंकिता बालन एक सफल एंटरप्रेन्योर, एक काफी की ऑनर, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। इन्फ्लुएंसर ऑल्सो। इन्फ्लुएंसर की बात में आगे बढ़ते हैं। क्या सचमुच इन्फ्लुएंसर किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है?
सर बिल्कुल कर सकता है। आज एक इन्फ्लुएंस अगर आप टैग ले रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है, इन्फ्लुएंस पीपल फॉर द बेटर वे। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर तो आपका विजन क्या है। बहुत सारे आज बहुत अच्छा अच्छा इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं। कोई लाइफस्टाइल में कर रहा है, कोई फैशन में कर रहा है, जैसे मेरा फुटेरा है, मैं कॉर्पोरेट और नेटवर्किंग में कर रही हूँ। तो पीपल डू, मैं सबको ऐसा नहीं बोलूंगी, बट हाँ सर, इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। वाई? बिकॉज लोग उन्हें देखते हैं, आप उन्हें सुनते हो, आपका एवरीडे का फॉलोइंग रहता है, तो आप एवरीडे उनको देख रहे हो, आप उनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी देख रहे हो, तो आपको भी बहुत नॉलेज आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है। आज काफी सारे इन्फ्लुएंसर जो सिटी में नई नई एक्टिविटी हो रही है तो उसके बारे में रील बनाते हैं, कंटेंट बना रहे हैं, और उनके द्वारा लोगों तक काफी सारी माहिती पहुंचती है। चाहे कहीं एग्जीबिशन लगा हो, चाहे कोई ब्रांड्स आई हो, चाहे कहीं बड़े से ओपनिंग हो, चाहे कोई बड़ा सोशल काम हो रहा हो, तो ये इन्फ्लुएंस जाके वहां पे अपने तरीके से कंटेंट बनाते हैं और लोगों को उनके द्वारा वो माहिती मिलती है। लेकिन कहीं ऐसा ना होता है गलत प्रोडक्ट को आप आगे बढ़ा लेती हैं, ऐसा भी होता है? हाँ सर, ऐसा मतलब कई बार हम देखते हैं कुछ प्रोडक्ट पर हो सकता है। मुझे ऐसा मानना है कि सारे इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट का, कंपनी का और जो भी व्यक्ति है उसका एक बार R&D अच्छे से करना चाहिए बिफोर एडवर्टीजमेंट। क्योंकि जैसे मेरा थोड़ा रहता है, मैं खाने की प्रोडक्ट्स जो होते हैं कि वो कुछ भी कोई हेल्दी या प्रोटीन बार्स बोल के या कोई कुछ भी चीज हो गई, मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं स्पेसिफिक एक चीज खा रही हूँ, मैं दूसरी नहीं खा रही हूँ, तो मैं उसको प्रमोट भी नहीं करूंगी। मैं कोई लगाने वाली चीज भी प्रमोट नहीं करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं। आपसे गलती ना हो जाए, इससे बेहतर है कि आप वो चीज को प्रमोट ही मत करो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट हेल्थ। पर हाँ, ये छोटे मोटे एरर होते रहते हैं, दैट वन शुड टेक केयर ऑफ दिस। राइट। इन्फ्लुएंसर में दो टाइप के इन्फ्लुएंसर होते हैं, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भी एक अलग रीत होती है। एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें अपने आप फॉलोअर बढ़ते हैं, और एक पेड फॉलोअर भी बढ़ते जाते हैं। तो कैसे ये मतलब इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? किसी की इंस्टाग्राम की अगर हम देखते हैं, इनके फॉलोअर्स 1 लाख है, किसी के 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन होता है। अब वो 1.5 या 2 मिलियन पे पहुंचने वाले का क्या तरीका था, कैसे उन्होंने नेचुरल वे में किया, ये हमें नहीं पता चलता है कि अननेचुरल वे में किया। तो ये बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं? सर मैं एक तो पहले तो कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती जिन्होंने फॉलोअर्स बढ़ाए हैं या जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, पर एक बात सच है कि आपके जो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स होते हैं उनकी रीच कुछ अलग ही होती है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। मैंने कभी फॉलोअर्स बाय नहीं करे हैं, ठीक है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी बाय नहीं करे, और काफी सारों ने अपनी प्रोफाइल को एक एस्टेब्लिश करने के लिए बढ़ाए होंगे, क्योंकि उनको भी आगे काम करना है, तो उनके पास भी अपने एक रीजन है, विच इज नॉट रॉन्ग। मैं गलत भी नहीं बोल रही उसको, विच इज नॉट रॉन्ग। उनको पता है उनका फोटे कहाँ लेकर जाना है, तो दे विल डू सच थिंग्स कि भी ऐसा करना चाहिए, और वो वहां से आगे बढ़ते भी हैं सर। वहां से उनकी रीच आउट आगे बढ़ती भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम पे भरोसा करके, अपने आप पे भरोसा करके खुद की एक अलग ऑडियंस खड़ी की है। तो दोनों ही एग्जाम्पल हम सूरत में भी देख सकते हैं। दोनों ही तरीके के लोग हैं और दोनों ही अपने तरीके से रीच आउट अलग होते हैं। और जिनकी ऑर्गेनिक फॉलोअर्स है उनके लाइक्स व्यूज में आप देख सकते हैं बहुत फर्क पड़ता है। उनके अच्छे और ओरिजिनल व्यूज होते हैं, और ये फर्क तो है ही सर। ऑथेंटिसिटी का फर्क पड़ जाता है, दैट वी एवरीबडी नोज दैट। अंकिता जी, सोशल मीडिया की एक अपनी अलग पहचान हो गई है। प्रिंट मीडिया था एक समय, एक टेलीविजन मीडिया था, अब सोशल मीडिया है। बिल्कुल। आपको सबसे ज्यादा कौन सा सोशल मीडिया पसंद है? क्योंकि फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, अराटाई भी है, थ्रेड्स भी है, और काफी भी, टेलीग्राम भी है। तो किसमें ज्यादा आपको पब्लिसिटी मिलती है? ऑफ कोर्स सर, मुझे पूछेंगे तो इंस्टाग्राम ओनली। आजकल लोग लिंक्डइन पे और ट्विटर पे भी काफी एक्टिव है। मैं भी दोनों में पोस्ट डालती हूँ, पर बहुत रेयर। पर सबसे पहला प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ही रहता है सर। और यहाँ पे तुरंत और जल्दी और अच्छी ऑडियंस मिल जाती है, और अवेयरनेस नहीं। इतना जल्दी अवेयरनेस होता है, आपने कुछ डाला है, स्टोरी में डाल दिया आपने, आपके व्यूज तुरंत आ जाते हैं। आपने पोस्ट रील डाल दिया तो एवरीबडी विल कम टू नो। और ज्यादातर लोग, नो डाउट कॉर्पोरेट में आज हम लिंक्डइन पे भी बहुत एक्टिव है। आज लोग अपना अच्छा अच्छा कंटेंट ट्विटर पे भी लिख रहे हैं। कॉर्पोरेट की कनेक्शन लिंक्डइन पे है। बट जो बाकी का ऑडियंस है सर, यूथ बोलो, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स बोलो, अच्छे खासे बिजनेसमैन बोलो, व्हाटएवर, दे आर मोर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। और ये सच बात है। इवन आई एम मोस्टली यूज इंस्टाग्राम ओनली।
राइट। तो इंस्टाग्राम से आप पोस्ट डालते हो तो रिपीट बिजनेस मिल जाता है? ऑफ कोर्स सर, मिलता है। अभी सपोज हमने कुछ अच्छे आइटम डाले, अब मेरा फोटे ये है, मैंने कोई नई चीज डाली है, खाना डाला है, नई जगह डाली है, नई ब्रांड डाली है या कुछ इंफॉर्मेटिव चीज डाली है, तो जरूर इंक्वायरी जनरेट होगी। जब आपकी ऑडियंस को अच्छा लगे, अच्छा ये कहाँ है, तो यू रिप्लाई देम, भाई ये यहाँ पे है। अगर मैंने अपने कैफे के बारे में डाला है कि ओके अ वेरी नाइस इंडियन नॉर्थ इंडियन क्यूजिन, अ नाइस सब्जी एंड गार्लिक नान, अब आपने डाला है न्यू लॉन्च इंडियन क्यूजिन में, तो पीपल विल अवेयर ऑफ दैट। अगर आपकी स्टोरी 2000 लोग देख रहे हैं, तो 2000 में से आप 100 तो मान सकते हो ना कि जो आपके लिए इंक्वायरी करेंगे कि यहाँ, वो आपकी ऑडियंस कैसी होगी, इंफॉर्मेटिव हो गई, वो 4 को और बताएंगे अच्छा यहाँ पे इंडियन क्यूजिन है। तो दैट्स हाउ यू कनेक्ट पीपल। मैं ऐसा नहीं बोल रही वो 10,000 टच डाउन हो जाएंगे, पर उस 10 में से अगर ये 100 भी टच डाउन होते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है आप इसको रिपीट कैसे बनाएंगे। बट यस, मिलता है, बिजनेस मिलता है। राइट। दर्शक दोस्तों, इन्फ्लुएंसर अंकिता बालन अगर सही में चेंबर ऑफ कॉमर्स जैसी एक्टिविटी में जुड़ जाए, वो कैसे जुड़ी पता नहीं, उसमें WEC यानी विमेन एंटरप्रेन्योर कमेटी में जुड़ जाए, उनकी चेयरपर्सन बने, ये भी एक बहुत अपने आप में मायना रखता है। तो चलो अंकिता जी से चेंबर की जर्नी के बारे में जानते हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स में वो कैसे दाखिल हुई, WEC की चेयरपर्सन कैसे बनी, WEC की चेयरपर्सन बनने के बाद उन्होंने कितना परिवर्तन किया एक्टिविटी में, उनमें उनको कितना फायदा हुआ, दूसरे को भी कितना फायदा हुआ। चलिए इस स्टोरी के बारे में भी जानते हैं। तो अंकिता जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स में जैसे कैसे जुड़ना हुआ? सर मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 2020 में जुड़ी थी। तो तब मैं सिर्फ चैम्बर की मेंबर बनी थी, तब मैं WEC की मेंबर नहीं थी। फिर उसमें 1 साल बिताने के बाद में आई बिकम मेंबर ऑफ वन कमेटी व्हिच इज SBC, एंड देन आई एंटर्ड इनटू WEC। SBC मींस SGCC बिजनेस कनेक्ट। हाँ, SGCC बिजनेस कनेक्ट में एंटर हुई। दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, चेंबर ऑफ कॉमर्स में अपनी बहुत सारी कमेटियां होती है, उसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, एक है SBC यानी कि SGCC बिजनेस कनेक्ट, यानी कि अपने आप में अंदर अंदर बिजनेस बढ़ाने के लिए, रेफरेंस देने के लिए, किसी को मदद करने की भावना से ये SBC काम करती है। इसके 3-4 चैप्टर अभी तो है। SBC मॉर्निंग है, SBC इवनिंग भी है, SBC टेक्सटाइल है, SBC 4.0 भी आगे बढ़ रहा है। और इसमें एक और कमेटी है WEC दैट इज विमेन एंटरप्रेन्योर कमेटी, जिसमें सिर्फ विमेन ही काम करती हैं, और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, अपने बिजनेस शेयर करते हैं और बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यस, आगे बढ़ाए। तो मैं ऐसे जब जुड़ी, उसके बाद में मैं WEC में जुड़ी, SBC में जुड़ी, और फिर ऐसा था कि तब भी हमारा रेस्टोरेंट का काम था, तो हमने पहली बार इनकी एक मीटिंग होस्ट करी थी जो ब्रेकफास्ट मीटिंग पर थी, एंड दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू दिस कम्युनिटी। मैंने बिजनेस मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट किया, जो मेरी पहली बार नानपुरा में प्रेजेंटेशन मीटिंग थी। आई वॉज वेरी नर्वस, क्योंकि उस टाइम उस पूरी कमेटी में हार्डली 2 या 3 फीमेल बैठी हुई थी, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जहां से मैंने कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन जर्नी की शुरुआत करी थी, एंड दैट्स हाउ आई एंटर्ड बोथ, दोनों कम्युनिटी में। पर मैंने देखा कि नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो रही है, लोग बड़े हम्बल हैं, और साथ साथ में यहाँ से और भी आगे आप जा सकते हो, आपके बिजनेस में भी और आपके लाइफ में भी। पर बिजनेस में ऐसा हुआ कि सीधा मुझे बैंक्वेटिंग का बिजनेस मिलने लग गया इनसे, कैफेटेरिया का, पार्टीज का। तो मेरा बिजनेस इनसे बढ़ता गया, एंड तब से लेकर आज तक सर मैं कंटिन्यू हुई इसमें, दोनों ही कमेटी में मेरा, मतलब दोनों से मुझे इक्वली काफी फायदा हुआ। और रही WEC की बात, तो लास्ट ईयर मैं एज ए चेयरपर्सन अपॉइंटेड हुई थी अंडर योर लीडरशिप। तो वो मेरी जर्नी, मेरे लिए वो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रही। उस लीडरशिप ने मुझे वो सिखाया, शायद वो जो पिछले सालों में सीखना बाकी था, कि एक होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हो, और एक होता है कि यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर कमिटी। तो सिर्फ आप एक नहीं हो, आपके पास बहुत सारी महिलाएं हैं who look up to you as a leader। उसके अलावा आपके सीनियर हैं who look up to you for the betterment of the organization SGCCI, कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं। तो सर बस उसमें ही मैंने अपना थोड़ा बहुत योगदान दिया, जो मेरी नई सोच थी, जो मैंने अभी तक इतने सालों में किया, जिस क्राउड या जिस जगह से मैं आती हूँ, वहां पे क्या नया चल रहा है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को दे सकूं कुछ नया परिवर्तन, वो सर मैंने देने की पूरी कोशिश की। और रही बदलाव की बात, तो मैंने काफी सारी महिलाओं को उत्साही देखा है खुद के लिए। जब महिला में पैसों से भी ज्यादा मैंने एक चीज देखी सर, खुद की आइडेंटिटी। जब उसकी खुद की आइडेंटिटी और खुद का हुनर बाहर आता है ना,
उससे बड़ी खुशी और उससे बड़ा मोटिवेशन उनके खुद के लिए कुछ नहीं है। तो बहुत ही एंथुजियास्ट विमेन सेल की सारी महिलाएं हैं। और रही चैम्बर की बात, चैम्बर अपने आप में ही बहुत योगदान देता रहा है सबको कुछ ना कुछ, बट आपके पास नई आइडियोलॉजी होनी चाहिए राइट। दूसरों का अच्छा करने की, और आप क्या नया ला सकते हो वो आइडियोलॉजी होनी चाहिए, एंड देन दे विल सपोर्ट यू इक्वली। बिकॉज दूसरा का भला करने में अपना भी भला ऐसे ही हो ही जाता है। बिल्कुल सर, गिव एंड टेक वाला है। अगर जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, अगर हम 20% भी डिस्काउंट आपको दे रहे हैं तो ये मैं आपको दे रही हूँ, बट इसके बाद मुझे पता है आप मेरे साथ रिपीट होंगे मेरे कस्टमर के दौर पर। अभी आप 4 को लेकर आए, नेक्स्ट मीटिंग में आप 40 को लेकर आएंगे, तो ये गिव एंड टेक है। तो वंस आई विल स्टार्ट गिविंग, मुझे मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा। मतलब मैं बहुत गॉड बिलीवर हूँ, मैं ऐसा बोलूंगी, आपका करा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या आपके कर्म हो, इट विल बैक टू यू समहाउ। राइट। एक बात मैं आप जो काफे चलाती हैं उसमें कस्टमर का लिस्ट वगैरह रहता है, कॉन्टेक्ट रहते हैं, उनके बिल्कुल साथ सर। आप बातें करते रहती है? बिल्कुल सर, हमारे सॉफ्टवेयर में डेटा पूरा रहता है, और अब तक इतने सालों में तो बहुत बड़ा डेटा है हमारे पास हमारे कस्टमर्स का। तो क्योंकि जब भी हम ऑर्डर लेते हैं उससे पहले उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उनके बर्थडे, ये ले लिया जाता है। तो अगर 6, 7, 8 लोगों का टेबल भी लगा है तो किसी एक व्यक्ति का पूरा डेटा ले लिया जाता है जो हमारे डेटा में फिट रहता है। और बाद में अगर नेटवर्किंग करने मैं जाती हूँ, मिलने जाती हूँ, तो उसके साथ 2 से 4 लोगों का भी डेटा कलेक्ट हो जाता है, Correct. मतलब वी एक्सचेंज नंबर, करेक्ट। तो मुझसे पर्सनली 1 to 1 हो जाता है। बहुत अच्छी बात की। लेकिन दोस्तों, अब जो बातें मैं करने जा रहा हूँ, आई थिंक अभी तक जितनी भी बात की इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस पूरी सफलता के पीछे एक बड़ी संघर्ष की कहानी है। चलो जानते हैं अंकिता के साथ उनकी संघर्ष की कहानी को। अंकिता जी सूरत में कैसे आए, आप फैमिली बैकग्राउंड बताइए, आपने अभ्यास कहाँ तक किया, कैसे किया, कैसा संघर्ष किया, प्रोफेशन में कैसे आई, प्रोफेशन कितने बदले, चलिए वो पास्ट में चले जाते हैं। सर मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े भैया, भाभी, मेरी मुझसे छोटी बहन और मैं, हम 3 भाई बहन है सर। और माय ब्रदर इज इन फाइनेंस, मेरी छोटी बहन डिजाइनर है। हम सूरत में 90s में आए थे सर। ऐसा हुआ कि आई एम एक्चुअली फ्रॉम मेहसाना, बट आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सूरत ओनली, एज माई मदर इज फ्रॉम हियर ओनली। तो जब हम सूरत शिफ्ट हुए तो आई वॉज सो यंग। पर ऐसे बोलते हैं ना कि जब आप कहीं से आते हो, आप उत्तर गुजराती हो, यू आर फ्रॉम मेहसाना, राइट, और मेरा बॉर्न यही हुआ था। पर जब हम आए सर तो ऐसा था, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी फैमिली से थे, मेरे पापा भी, बट समहाउ माय फैमिली डिसाइड टू शिफ्ट टू सूरत। मेरे मामा वगैरह, मेरे नाना की फैमिली यहीं से ही है। बट हमने जब शिफ्ट हुए सूरत में, तब ऐसा हुआ कि हमारा कामकाज, मेरे फादर ने नया नया कामकाज शुरू किया था। बट आप सबको ब्लेम नहीं कर सकते, समटाइम यू कोप अप। माय फादर बिलोंग टू, मेरे दादा का खुद का बहुत बड़ा कामकाज था, तो वो वही काम किया इन्होंने, बट सूरत आकर इंडिविजुअल काम करना पड़ा। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट भी किया, फेलियर्स भी बहुत आए, फिर सिचुएशन ऐसी आई कि कोप अप नहीं कर पा रहे थे। देन तो बहुत स्ट्रगलिंग टाइम चला, पर हम बहुत छोटे थे, बट समहाउ आवर मदर ऑलवेज, मतलब हमें उसी तरीके से रेस किया, बड़ा किया कि शायद उन्होंने भले खाया नहीं खाया किया हो, उन्होंने अपने बच्चों को उस तरीके से बड़ा किया कि नहीं भाई अपने बच्चों के लिए सब कुछ कैसे मैनेज करे। तो वो हम देखते आ रहे थे कि हाउ योर मदर। तो सर मैंने 4th स्टैंडर्ड तक मेहसाना में पढ़ाई की है। 5, 6, 7 मैंने नगर प्राथमिक में पढ़ाई की, 11 नंबर की स्कूल, कापड़े हेल्थ क्लब के पीछे, बटार सूरत। बिल्कुल सर, आज भी स्कूल मुझे वो याद है। और आज भी मैं बहुत बार जब राउंड लगाने जाती हूँ तो उस 11 नंबर की स्कूल से निकलती हूँ, जहाँ पे मैंने 5, 6, 7 पढ़ाई की है। फिर 8, 9, 10 मैंने श्रेयस हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो G3 के बिल्कुल सामने, गोरदो रोड पे सर मैंने वहां पढ़ाई की। प्राइवेट स्कूल में रख दिया गया था। फिर सिचुएशन घर की, और क्योंकि वो 10 तक की स्कूल थी, अब 11th और 12th, और सर मैं पहले से पढ़ाकू थी। मुझे बहुत शौक था पढ़ने का, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, पढ़ाकू भी बहुत ही, रैंकर थी। अब ये मैं 8, 9, 10 तो ऐसा रहा कि मैं रैंकर रही स्कूल में, बट घर की सिचुएशन बहुत ऐसे होते गए। अब 11th और 12th अब एडमिशन कराना था, तो मेरे मामा से मिलकर के इन्होंने मेरा एडमिशन कराया वनीता विश्राम में, राइट। अब ना तो नया यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे, ना तो कोई आने जाने के लिए कोई अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मेरा तब ऐसा था कि मैंने दिए हुए यूनिफॉर्म पहने सर,
दिए हुए सॉक्स, दिए हुए शूज मैंने खरीदे ही नहीं, मतलब वी आर नॉट एबल टू डू दैट। तो मैंने वही पहन के अपनी तो मेरा मोटिवेशन और अंदर का जो पढ़ने का हुनर बहुत लो हो गया, बहुत ज्यादा। मतलब मैं अपने आप में ऐसा हो गया कि मुझे साइकिल पर जाना होता है, पर मेरी साइकिल, मुझे पता नहीं है, हफ्ते में 4 दिन तो उसका पीछे का टायर पंचर ही होता था। वही बारिश होती थी, गीली हो जाती थी, फिर भी वही साइकिल मैं ऐसे ही चला करके स्कूल पहुंचती थी। मेरा बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि लास्ट बेंच पर बैठना, ना कोई दोस्त होना, रिसेस में खाने के लिए आपके पास वो पैसे भी नहीं है। वो जब भी वो दिन याद है, मैं लास्ट बेंच पर बैठ के अकाउंट के बॉक्स बनाया करती थी रिसेस के टाइम पे, क्योंकि वनिता विश्राम में आगे जाकर, जो अभी तो कैंटीन बन गया सर, वहां पे एक अच्छी सी लारी हुआ करती जहाँ पे सेव खमन और पटेटो चिप्स मिलती थी। इट वॉज कॉस्टिंग 2 रुपीज, बट वो भी मेरे पास नहीं होते थे। सब लोग मिलके, अब इट्स अ गर्ल्स स्कूल सर, और हमें पता है जब आप गर्ल्स स्कूल में हो तो आपको शर्म आएगी। ऑफ कोर्स यू आर अ गर्ल, आपको कोई छोटा बड़ा दिखेगा तो आपको थोड़ी शेम फील होगी, और वही मुझे फील हो रही थी बीइंग अ गर्ल, कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ऐसे दिख रही हूँ, मेरे पास खाने के लिए भी ना, अब आपके फ्रेंड्स भी नहीं बैठ रहे, कोई शेयरिंग भी नहीं कर रहा है। दैट लोनलीनेस आई बीन पास थ्रू 11th एंड 12th। मतलब ऐसा रहा कि ये 2 साल कैसे भी निकल जाए और इसमें से मैं बाहर आ जाऊं, बहुत ही। तो वो मेरे लिए वो 2 साल इंस्पिरेशन समझो, लेसन समझो, या मुझे खुद को ठोस लेसन मिला कि ये पोजीशन में दोबारा कभी नहीं आने दूंगी, जहां ना मेरे पास बैठने के लिए दोस्त है, ना बात करने के लिए दोस्त है, ना नाश्ता लाने के वो 2 रुपए है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा लेसन था। 12th के बाद सर मैंने एज अ ट्यूशन टीचर स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ऐसा था मुझे पढ़ना था फिर, बट ऐसा रहा कि है ही नहीं, अब कॉलेज की फीस भी कैसे भरोगे। तो मेरी मम्मी ने ऐसे समझाया, बेटा, मेरी कजिन सिस्टर ट्यूशन टीचर थी, तो उन्होंने बताया कि हम भी एक आध ट्यूशन तुझे दिला देंगे। तो वहां से थोड़ा सपोर्ट मिला कि एक ट्यूशन दिलाएंगे, वहां से काम शुरू करेंगे। पर मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा कि बेटा एक बार तो करीने जो ट्यूशन करवा, मतलब ट्यूशन टीचर जॉब इज अ सेफ फॉर अ गर्ल। पर ऐसा लगा कैसे पढ़ाऊंगी, मैं खुद बहुत छोटी हूँ, अभी तो आपने मार्च में 12th का एग्जाम ही दिया है, अब आपको जून जुलाई में ट्यूशन करवाने भेज रहे हैं, तो आप पढ़ाओगे ही क्या। पर मैंने कॉलेज नहीं की सर, मैंने 12th के बाद ट्यूशन स्टार्ट किए। तो इनिशियली 6 महीना अप एंड डाउन बहुत रहा, मैं खुद स्टेबल हूँ या नहीं, मैं पढ़ा, डर लगना, नर्वस होना। पर एक बच्चे को जब मैंने ट्यूशन लिया था सर, उसकी 300 रुपये फीस थी, और 15 दिन पढ़ाया, तो होता है ना 15 दिन में फीस हो जाती है, तो मेरी 150 रुपीज, 150 रुपये मेरी फीस आई थी सर। मुझे अभी भी याद है, शंखेश्वर कॉम्प्लेक्स, छगरामपुरा। हाँ, शंखेश्वर कॉम्प्लेक्स में मैं ट्यूशन कराने जाती थी। और अगर मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 8th फ्लोर। वो 150 रुपये भी बहुत मायने रखते सर, वो 150 रुपये लेके मैं जब घर पे आई थी, वो खुशी अलग थी। वो मतलब वो जो पहली मेरी इनकम थी, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। पर उससे जर्नी आगे बढ़ती गई सर, बढ़ते, तब मेरे पास टू व्हीलर ऐसा कुछ नहीं था। मैं आते टाइम पैदल आती थी, जाते टाइम रिक्शा में जाती थी लोकल में, क्योंकि आते टाइम उजाले में दैट इज सेफ कैलाश नगर, बट इन अ रिटर्न 8 बजे इट इज रिस्की। तो पैसेंजर रिक्शा में बैठ जाते थे 5 रुपए में, विच विल ड्रॉप यू एट दी बब्बा गेट, फिर वहां से आप कपड़ा हेल्थ क्लब पैदल जाओगे। तो ये वहां से शुरू हुआ, और 2 साल बहुत अच्छा, मतलब मैं ट्यूशन टीचर में सेट हो गई। देन आई डिसाइडेड टू स्टडी अगेन। ओ, तो तब मैंने सोचा कि अब मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करूंगी, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन आईएएस ऑफिसर, तो जो मैं नहीं कर पाई थी। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन फिर से स्टार्ट किया सर, एज एक्सटर्नल फ्रॉम वीएनएसजीयू। तो मैंने अपनी पढ़ाई मैंने लिया फिर इंग्लिश लिटरेचर। अब सोचिए, मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी हूँ, आई जंप इनटू द इंग्लिश, ये मेरे लिए रिस्क था। मैं ट्यूशन में यहाँ जाती थी, प्राइवेट पढ़ाते थे, शिवानी देसाई करके एक टीचर हैं, तो घर पे ही पढ़ाते थे वो, अपना पीपलोद पे इनका घर है। तो मैंने नॉवेल्स और बुक्स नहीं खरीदी सर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या स्टोरीज होती थी या नॉवेल्स होते थे, वो जब मैम दे देते थे उसकी जेरोक्स निकलवा लेती थी, और उसी जेरोक्स को मैं पढ़ती थी। मैं 8 से 10 खुद पढ़ने जाती थी, फिर 10 बजे बाद मेरे खुद के ट्यूशन शुरू हो जाते थे, क्योंकि सुबह में 7 डे पढ़ाती थी, दोपहर में मैं एसडीजीएन के बच्चों को पढ़ाती थी। आज भी मेरे स्टूडेंट्स मुझसे मिलने आते हैं, काफी सारे यूएस में सेटल है, यहाँ है, कुछ की तो शादी भी हो गई है, मतलब देर आर, बट स्टिल कनेक्टेड। बट दैट्स हाउ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और जब ग्रेजुएशन हुआ सर, तब मैंने अटेम्प्ट किया आईएएस का एग्जाम, यूपीएससी अटेम्प्ट किया इन अहमदाबाद।
अब वो पहला अटेम्प्ट था, बट ऑफ कोर्स मैं नर्वस थी और उसके लिए ट्यूशन में नानपुरा जाती थी। वहाँ पे एक लक्ष्य करके क्लासेस था और वहाँ पे मैंने पढ़ाई शुरू की। मैंने सर 2 यूपीएससी अटेम्प्ट किए, एक जीपीएससी। मेरा लास्ट यूपीएससी अटेम्प्ट बहुत अच्छा रहा, स्कोरिंग बहुत अच्छी करी थी। बट जो जिस तरीके से मैं बढ़ रही थी, फिर मुझे लगा मैं कितना टाइम दूंगी, क्योंकि अब हम सब जानते हैं जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। मैं इतना नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं खुद पढ़ रही थी, पढ़ाने भी जा रही थी, घर भी देखना था और ये आईएएस की पढ़ाई भी देखनी थी। बट समहाउ मैंने अपना ग्रेजुएशन भी डन किया सर, एंड देन मैंने मास्टर्स भी डन किए सर इंग्लिश लिटरेचर में। मास्टर्स डन किए क्योंकि मुझे परमानेंट स्कूल जॉब चाहिए थी कि स्कूल की नौकरी मिल जाएगी तो मैं बहुत सेटल हो जाऊंगी, क्योंकि ट्यूशन में आप घर 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 कितना जाओगे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आप थक जाते हो सर। कितना भी अच्छा पैसा मिल रहा है बट आप थक जाते हो। एक्टिवा लेकर जाओ, करो, बैठो, अलग अलग जगह ट्यूशन पढ़ाओ। तो स्कूल में भी ऐसा हुआ कि मैंने 2-3 जगह जहां भी ट्राई किया तो ये थोड़ा आया कि आपका ये गुजराती मीडियम में पढ़े हुए हो आप, कि आपकी स्टडी इस तरीके से टुकड़ों में हुई है, फिर आप एक्सटर्नल में कर रहे हो, तो किसी भी अच्छे स्कूल ने एक्सेप्ट नहीं किया। बट फॉर गॉड से का उन्हीं स्कूलों में मैं एज अ फैकल्टी स्पीकर जाती हूँ और वहीं पे मेरे आज एमओयू भी चल रहे हैं। तो हो सकता है जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ सर। एंड ये ग्रेजुएशन किया एंड देन मैंने 2008 में फ्रैंकफिन, 2007 में पढ़ाई की थी सर, पर 2008 में आई सिलेक्टेड इन जेट एयरवेज। बट आप गुजराती जेट एयरवेज, जेट एयरवेज सर, फ्रैंकफिन से आपने ग्रेजुएशन किया फ्रैंकफिन होगा। से यस, पूरी ट्रेनिंग ली थी सर हमने। फ्रैंकफिन में पूरी ट्रेनिंग देते, टिकट बुकिंग से लेकर एयर होस्टेस का, इवन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मैंने करी है इन दिल्ली विद एयर इंडिया, जो ऑन फ्लाइट ट्रेनिंग होती है सर, और एक मुंबई में ट्रेनिंग मिलती है और पूरा साल पढ़ाई होती है। उसके बाद मैं अटेम्प्ट किया था इंटरव्यू, मैंने जेट एयरवेज के साथ भी एज लॉन्ग इंडिगो के साथ भी किया था। तो जेट में आई गॉट सिलेक्टेड इन अहमदाबाद। तो इंटरव्यू की प्रोसेस काफी लंबी होती है सर एज वी नो, तो सुबह से चलते थे, 3 राउंड्स होते हैं। आई गॉट सिलेक्टेड। अब मेरे लिए भी बड़ी शॉकिंग बात थी, मुझे तब इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती थी। आई वॉज नॉट दैट वेल कम्युनिकेटेड पर्सन, बट आई सिलेक्टेड एंड देन आई कॉल अ मॉम। मैं हमेशा से मम्मास गर्ल रही हूँ। फिर मेरी मम्मी ने बताया, देखो बेटा, इन गुजराती फैमिली हम थोड़ा ऐसा सोचते हैं कि तुम टीचर में इतना कमा लेती हो तो तुम्हें एयर होस्टेस में सुबह दिन भर बैग लेकर घूमना करना वाला जॉब क्यों करना है। सेफ, मतलब मेरी मम्मा ने सेफ साइड देखा। तो काफी लंबा दौर रहा एज अ ट्यूशन टीचर, और फिर सोचा कि चलो अब कुछ करते हैं। मतलब पहले से एम्बिशियस हूँ, जैसे पढ़ाई के बीच में आईएएस के एग्जाम्स भी दिए और फ्रैंकफिन की भी पढ़ाई की, तो मैं कुछ ना कुछ करती रही ट्यूशन के साथ साथ भी। तो फिर ऐसा लगा बहुत लंबा दौर है, यही करती रही तो बस यहीं रह जाऊंगी। लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स डू समथिंग, एंड देन आई जंप इनटू द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और यस, अनडाउटेडली मैंने एक ब्रेक लिया था 6 महीना भर, साल भर का, कि जिसमें मैंने अब काफी सारी चीजें ट्राई और वैसे करी, एंड देन आई एंटर्ड इनटू दिस कैफे इंडस्ट्री। तो कैफे इंडस्ट्री में बाद में मतलब कैसे शुरू किया और कहाँ से शुरू किया? पहले मैंने शुरू किया एक डाइनिंग रेस्टोरेंट से, काम करना शुरू किया कि किस तरीके से काम करता है, क्या चीजें हैं, कितनी तरीके की चीजें। पर मैंने नोटिस ये किया सर कि मुझे अच्छा लग रहा है, प्लस आई एम हैप्पी एंड पैशनेट टू, क्योंकि आपने फ्रैंकफिन में भी जो पढ़ाई करी है, हमारे में सारी ट्रेनिंग ऑलरेडी ये सब थी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की सब कुछ। बट जब आई एंटर्ड इनटू दिस, तो एक होता है कि आपको ये बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन वाला वर्ड ही अपने आप में कुछ बड़ा होता है, तो उसमें लगा कि नहीं, आप कुछ कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी है और आपकी कैपेसिटी भी है, आप सिटी में भी रह सकते हो और काम भी कर सकते हो। एंड देन आई स्टार्ट फ्रॉम द डाइनिंग एंड देन जंप इनटू दिस सोमेश्वरा वाला आउटलेट, जो पहले कोई और आउटलेट था, दैट वी टेक ओवर, जो शायद दिवाली के दौरान वो आउटलेट बंद हो गया था, और उस प्रॉपर्टी को हमने फिर टेक ओवर किया, एंड देन वी नेम्ड इट एज अ मिस्टर कैफे। देन वहां से जर्नी शुरू होती है मिस्टर कैफे की। जैसे मैंने बताया 17 में हमारा काम चल रहा था, 18 में हमने उसकी ओपनिंग कर चुके थे। तो वहां से कैफे की जर्नी शुरू हुई। अनडाउटेडली एक डाइनिंग में कैफे में फर्क होता है, पर लेट्स सी इन्वेस्टर्स भी थे साथ में कि कैसा काम चलता है डाइनिंग के अलावा कैफे में भी। बट वी सक्सेसफुली डिड। वक्त लगा कि भाई प्रॉपर डाइनिंग से कैफे फूड में कैसे जाएंगे, बट वक्त लगा, बट लोगों को पसंद आया, क्योंकि तब इतने सारे कैफे नहीं थे सर। जब मिस्टर कैफे था तब इतने सारे कैफे नहीं थे। मैं 18, 19, 20 की बात करूँ तो ये वेव आया कोरोना के बाद में, तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज कुछ अलग थे,
आप ही के अपने लोग को आप बुलाते हो, प्रमोशन करते हो, आप अच्छे से डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हो कांस्टेंट। मैं बहुत सोशल रही, बहुत ही ज्यादा सोशल रही, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्टेड हो गई। जैसे मैंने बताया, मैं पहले केजी रोड इज विनर जीत ही चुकी थी 18 और 19 में। तो आपका वो क्राउड भी है जहाँ पे आप फिटनेस में है, आपका सोशल क्राउड भी है जहाँ पे आप हैं, और आपका खुद का क्राउड भी है। और तब मैंने लगभग 18 में अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन कर दिया था प्राइवेट से, कि चलो अब इतना कुछ कर ही रहे हैं तो इसको अकाउंट को भी ओपन ही कर देते। तो वहां से भी काफी सारा फायदा मिला सर। रील वाला कॉन्सेप्ट तब नहीं था, तब प्रॉपर वीडियो चले जाते थे, बट या आई यूज्ड टू पोस्ट, मैं तब भी रेगुलर पोस्ट करती थी, एंड दैट्स हाउ जर्नी स्टार्टेड। और ये कंटिन्यूटी चलती गई। फिर मैं कॉर्पोरेट में एंटर हुई, ग्लैमर वर्ल्ड में एंटर हुई, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ये वर्ड एक बड़ा बना दिया गया है, बट आप एक व्यवसायी व्यक्ति हो। पर फिर भी ये चला स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप का। तो हर अपॉर्चुनिटी को मैंने अडॉप्ट किया, मैंने उससे वहां बैठा, समझा, काम किया। नो मैटर व्हाट, और सक्सेसफुल हो रहे हो, फेल हो रहे हो, बट आई ट्राइड। ये चीजें करती गई, और करते करते ही एक लीडरशिप मिली, एक एस्टैब्लिश्ड नाम मिला, एक बहुत अच्छी नेटवर्किंग और एक बहुत अच्छी ऑडियंस खड़ी हुई सर, जिसका फायदा मुझे अब हो रहा है। कंटेंट राइटर एक शब्द आपने यूज किया, हाँ, मेरे content को भी creator। बहुत अजीब लगता है, क्योंकि एक फोटो डाल देना एक बात है, और इसके ऊपर कंटेंट लिख के, कुछ सोच के लिख के कंटेंट को डालना, पोस्ट को डालना, फोटो को डालना, वीडियो को डालना, एक अलग बात है। कैसे कंटेंट राइटिंग आप कैसे करते हैं? कंटेंट का मतलब होता है आपका, जो क्रिएटर का एक मतलब होता है, जब वो कंटेंट डालते हैं तो कुछ ना कुछ मैसेज डिलीवर करता है अपनी ऑडियंस को, चाहे वो फैशन, लाइफस्टाइल, खाना पीना, फूड, कुछ भी क्यों ना हो, या नेटवर्किंग भी क्यों ना हो। आप देखिएगा, मैंने नेटवर्किंग के काफी वीडियो डाले जिसमें आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है, नेटवर्किंग कैसे करते हैं वो पता चलता है, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, आप खुद कैसे प्रेजेंट होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सामने। तो काफी सारी चीजें हैं, वो आपका नीश होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस को डिलीवर कर रहे हैं, और आप अपने आप को डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल में है। या आप पे निर्भर करता है कि आप अपना प्रोफाइल कैसा बनाना चाहते हैं, और आपकी प्रोफाइल में कितनी चीजें होनी चाहिए जो आगे जाकर बहुत काम आएगी। पहले तो विजन क्लियर होना चाहिए कि आगे का 5 साल वाला, 2 साल वाला, 3 साल वाला मेरा विजन ये है। उसी को देख करके अभी का प्रोफाइल आप बिल्डअप करोगे। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम व्यूज पे पेमेंट करने लग गए हैं, तो आप वो भी समझ रहे हैं, ऑडियंस भी देख रही है कि आपका निश क्या है। आप उस कंटेंट से लगे रहो। जब ऑडियंस को पता चल जाएगा कि आप बहुत अच्छी चीज डिलीवर कर रहे हो, आपसे बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, दे विल बी योर कांस्टेंट। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि बिजनेस कैसे मिलता है, तो बिजनेस ऐसे मिलता है। मैं काफी सारे रियल एस्टेट का भी कंटेंट बनाती हूँ, उनके बड़े प्रोजेक्ट्स का भी बनाती हूँ, जहां पे मैं उनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करती हूँ, उनकी यूएसपी के बारे में बात करती हूँ। तो वो रील, वो कंटेंट बाकी के लोग भी देखते हैं। 2 तरीके से एक्सचेंज होता है, एक होता है मुझे दूसरा काम मिलता है, एक होता है जिसको प्रॉपर्टी बाय करनी है उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हो सकता है उनकी प्रोफाइल में वो ऑडियंस ना होकर के मेरी प्रोफाइल में है। तो ये आप ऐसे कोलैबोरेशन से ऑडियंस एक्सचेंज भी करते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कोलैबोरेशन का, जो आपको अपनी प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए ये भी करते रहना चाहिए। तो एक अंतिम बात से हमारी पूरी एपिसोड को हम अल्प विराम देते हैं, और तुमने बोला अपने आप को 3 साल, 5 साल, 10 साल आगे देखना है। आप अपने आगे 10 साल को किस तरह से देख रहे हो? सर आपको नहीं पता है, मैं बहुत ज्यादा विजनरी हूँ। शायद मैं अपना ये विजन बताऊंगी तो आपको लगेगा कि आई एम सच अ क्रेजी, बट अनडाउटेडली एन आइकॉनिक, अ लेजेंड लीडर, एंड वन ऑफ द काइंड वुमन। आई एम सीइंग माई सेल्फ एज अ लीडर, एज अ एंटरप्रेन्योर इन हॉस्पिटैलिटी एज वेल। मैंने बहुत कुछ सोचा है, हर चीज के लिए धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कोशिशें करती हूँ, पर एक फेथ और अपनी मेहनत पे इतना भरोसा है कि आज नहीं तो कल ये जो अकेले की दौड़ मेरी चले जा रही है, ये दौड़ बहुत ही ग्रेट पे होगी। हाँ, मैं इसको एंड नहीं बोलूंगी, क्योंकि इंसान और एम्बिशियस आदमी कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है सर, तो वो चलता ही जाता है। इतनी भाग दौड़ में शादी करना भूल गई आप। सर इसमें ऐसा हुआ कि जब वो वक्त था ना कि मैं सब कुछ कर सकती थी, वो सारा वक्त मेरा काम में चला गया। ऐसा नहीं, मुझे मन नहीं किया हो या यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने का, पार्टी करने का या चिल करने का, पर वो मेरा वक्त पूरा काम में बीत गया। उसकी वजह से ऐसा हुआ
कि मेरे पास आज ना तो कोई स्कूल फ्रेंड्स हैं, ना कोई कॉलेज फ्रेंड्स हैं, ना कोई नॉर्मल, मतलब जो मेरे कुछ 6-7 दोस्त हैं जो क्लोज है, जिनके साथ मैं लंच डिनर चली जाती हूँ बाहर। अदरवाइज आप देखेंगे मैं कहीं दूसरे कैफे में भी आपको चाय कॉफी पीती हुई नहीं मिलूंगी। मेरी जो भी नेटवर्किंग है, जानने वाले लोग मिलते हैं, वो कैफे पर मिलते हैं। एंड अनडाउटेडली मैं काफी तो मतलब वो जो वक्त था जब शादी करनी थी तब वक्त नहीं मिला इसका, तो बाद में फिर छोड़ दिया कि जाने दो अभी और एंटरप्रेन्योर अभी ऐसा लग रहा है कि अब मैं इतना कुछ सोच रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, शादी करके नहीं और बनने में बना है। इसमें मैं अभी कोई भी नई- ऑब्स्टेकल नहीं चाहती नहीं हूँ। आपत्ति नहीं। एक शब्द में अंकिता बालन को कैसे डिफाइन A visionary woman. विजनरी वुमन, Woman. वेरी गुड। बिजनेस या फिटनेस, आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसमें मिलता है? Of course, fitness. फिटनेस। ऐसी कौन सी एक फेलियर है जिसने आपको जीवन का सबसे बड़ा लेसन सिखाया? Never trust any promises or fake commitments फ्रॉम योरसेल्फ और फ्रॉम समबडी एल्स? from somebody else. फ्रॉम समबडी एल्स। आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है? My family and my mom. हर एंटरप्रेन्योर में एक कौन सी हैबिट जरूर होनी चाहिए? सीखने की। मॉर्निंग वर्कआउट या लेट नाइट वर्क? Morning. Morning. सूरत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हर व्यक्ति को एक बार जरूर जाना चाहिए? Of course, Mr. Cafe. This kind of. नेचुरली। और अगर आपको अपनी छोटी उम्र वाली अंकिता को आज एक एडवाइस देनी हो तो आप क्या कहेगी? मैं उसे एडवाइस तो क्या दूं, पर मैं एक यंग अंकिता को थैंक यू जरूर बोलूंगी कि उसने कभी गिव अप नहीं किया, ना पढ़ाई में, ना फैमिली से, ना काम में। उसने कभी गिव अप नहीं किया, तभी जाकर ये अंकिता आज आपके सामने यहाँ बैठी है। थैंक यू तो वेरी मैं मच। उसे थैंक यू बोलना चाहूंगी। तो अंकिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक दोस्तों, बहुत मजा आया इस एपिसोड में, बहुत जानकारी मिली है कहीं यंग एंटरप्रेन्योर और सही मायने में एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी क्या होती है वो हमें आज अंकिता जी से जानने मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक दोस्तों, ये था निखिल मद्रासी शो। आप नए शो में आपके साथ फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपके दोस्त निखिल मद्रासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।